जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे विशेष एकलौता मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड के रूप में ये जाना जाता है। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? तो देखिए, हमारे शरीर में स्पेशली दो प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं, टू टाइप्स की पाई जाती हैं ग्लैंड्स। एक को बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, और हार्मोन्स का काम पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल करना अलग अलग तरीके से होता है। वहीं एंजाइम की बात जब करेंगे तो एंजाइम को बाह्यस्रावी ग्रंथियां रिलीज करती हैं, क्रिएट करती हैं। बाह्यस्रावी मीन्स एक्सोक्राइन सिस्टम इंग्लिश में। तो एंजाइम जो होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं और करवाने में सहायता करते हैं। अब जो दोनों को क्रिएट करे यानी कि एंजाइम को भी हार्मोन्स को भी, ऐसी एक ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, जैसे कि अग्न्याशय। तो अग्न्याशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अब सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो आप जानते हो लीवर। लीवर यानी यकृत यानी जिगर यानी कि कलेजा, उसके कई सारे नाम हैं। अग्न्याशय का एक जो औसत भार होता है ना हमारे शरीर में, वो लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। 100 ग्राम के आसपास, 100 से 120 ग्राम के आसपास होता है। अब अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में किस तरीके से काम करता है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चूंकि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि के रूप में ये दोनों प्रकार की क्रियाएं करेगा। एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करेगा और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंडोक्राइन सिस्टम के रूप में जानते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे काम करता है ये अग्न्याशय? इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कैसे काम करता है ये, और फिर दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में। बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में देखिए, दोनों से दबा के क्वेश्चन करता है। अभी दोनों क्रियाएं करने के कारण ही एक मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। सिस्टम या ग्लैंड लिखना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रंथि लिखा है, तो यहाँ पे ग्लैंड लिख दे हम। अब देखिए भैया, यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि लैंगरहैंस के टिश्यूज मतलब ऊतक, लैंगरहैंस के ऊतक पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के ऊतकों की सहायता से यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। पहले को हम लोग बोलते हैं अल्फा कोशिका, ध्यान दीजिएगा, पहले कोशिका को बोलते हैं हम लोग अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका। दूसरे को हम लोग बोलते हैं बीटा कोशिका, और जब अल्फा और बीटा आ गया तो तीसरा आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो आपकी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा बीटा और गैमा यानी कि गामा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे तीसरी जो कोशिका होती है ना, वहाँ पे डेल्टा कोशिका होती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तीसरी कोशिका होती है डेल्टा कोशिका। ओके साहब, तो तीसरी कोशिका जो होती है अल्फा बीटा के साथ डेल्टा होती है, न कि गामा होता है। तो आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री वाला और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा वाली चीजें नहीं करेंगे। देखो अल्फा कोशिका क्या करती है ना, अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन क्रिएट करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स क्रिएट करती है। तो ये देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां तो हार्मोन्स ही निकालती हैं, तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स क्रिएट करेंगी। बीटा कोशिका से हमारे शरीर के एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है यहाँ से, जो कि हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और यदि अनकंट्रोल हुआ, इंसुलिन हार्मोन्स अनबैलेंस हुआ तो व्यक्ति को डायबिटीज होता है, यानी कि शुगर, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है ना कि जब भी आप नमक का सेवन ज्यादा करें और चीनी बहुत कम करते हैं, तो भी आपके बॉडी में जो होता है ना, या कि ब्लड में जो होता है, शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ने की संभावना होती है। और
किसी किसी कंडीशन में कुछ लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चीनी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा यूज करेंगे लेकिन नमक बहुत हल्का खाना पसंद करते हैं। ये स्थितियाँ भी इसको ब्लड में शुगर को बढ़ाने का काम करती है। तो ध्यान देने योग्य तो ये होनी चाहिए कि हमको नमक भी कम मात्रा में यूज करना चाहिए, चीनी भी कम मात्रा में यूज करना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ तक हो सके चीनी से तो दूर ही रहना चाहिए। मीठे पदार्थों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर हो सकें वही हमारे लिए फायदेमंद है। और चीनी तब और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है जब वो चाय की पत्ती और दूध के साथ मिलती है, यानी वो एक तरह से मीठे जहर का काम करती है जिसको पी के हम अपनी थकान मिटाते हैं। और आजकल ठंड चल रही है, आप देख सकते हैं कैप ये है, जैकेट, उसके ऊपर से स्वेटर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठंड चल रही है इस समय, तो और हम लोग थकान मिटाने के लिए चाय का सेवन करते हैं। तो कैफीन के साथ चीनी और चीनी के साथ मिल्क यानी दूध का मिलना एकदम जहर रूपी काम करता है और ये सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा देता है। हालांकि खाली मीठा खाने से कभी भी डायबिटीज़ नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, अनबैलेंस जब हमारे बॉडी में होता है, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों का जब बैलेंस सही से नहीं हो पाता और आदमी बहुत ज़्यादा मीठे पे मीठा खाता चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट लेता चला जाता है, तो ये कभी कभी स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थितियाँ कभी कभी आनुवांशिक भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है हमारे शरीर में, ब्लड जो होता है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यदि ये इनबैलेंस हुआ या अग्न्याशय से थोड़ा सा भी वीक पड़ गया अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, तो ये डायबिटीज नामक रोग होने की संभावना होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर किसी के माता पिता में से किसी को डायबिटीज है, ठीक है, या उसके फैमिली में से जो उससे रक्त संबंधी है किसी की भी डायबिटीज है, तो बैलेंस कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करे, ज़्यादा मीठे का प्रयोग ना करे, क्योंकि किसी न किसी स्थिति में 25 साल, 30 साल, 35 साल में ये शुगर होने की संभावना लगभग मुझे लगता है कि 70% तक होती है। तो चलिए आपको समझ में आ गया। इंसुलिन हार्मोन्स कौन से ग्रंथि क्रिएट करती है, तो ये अग्न्याशय क्रिएट करती है, अग्न्याशय निकालती है। और इंसुलिन हार्मोन्स निकलती किससे है, बीटा कोशिका से निकलती है। साथ साथ डेल्टा कोशिका जो होती है ये निकालती है सोमाटोस्टैटिन, जो कि मिनरल्स वगैरह को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हार्मोन्स निकलती है मुख्य रूप से अग्न्याशय से। अब वही बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में, बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय से निकलती है अग्न्याशयिक रस, अग्न्याशयिक रस। एक ग्रंथि रस निकालती है, रस से एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अग्न्याशयिक रस से 3 तरीके के मुख्य रूप से एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन का पाचन अलग अलग तरीके से करते हैं। इनको आप ALAT एक ट्रिक से समझ सकते हैं। L से हो जाएगा लाइपेज, L से हो जाएगा लाइपेज, A से हो जाएगा एमाइलेज, T से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, यानी सुक्रोज का पाचन करने का काम करती हैं, बैलेंस करती हैं। हमारे जो हम भोजन के द्वारा किए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिए रहते हैं, और हल्की फुल्की मात्रा में जो सरल प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनको ये पचाने का काम करती है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन जो होती है एक्चुअली ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करती है, लेकिन सरल प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, जो बहुत इजी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमको अरहर के दाल वगैरह से मिलते हैं या सब्जियों से मिलते हैं, सरल प्रोटीन होते हैं। वही कुछ मांस से भी प्रोटीन कुछ लोग लेते हैं, जैसे कि अंडे से प्रोटीन ले लेना, जैसे कि मटन या चिकन से प्रोटीन ले लेना, तो उसको पचाने का काम ये कभी नहीं करती, उसके लिए फिर लीवर जिम्मेदार हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अब लगभग हमने समझने का प्रयास किया कि एक जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम निकालती है, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम्स हैं। और जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन सिस्टम, वो हार्मोन्स निकालती है, और हार्मोन्स पूरे के पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये अंतःस्रावी के रूप में भी काम करती है और बाह्यस्रावी के रूप में भी काम करती है। अग्न्याशय से मुख्य हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमाटोस्टैटिन, और अग्न्याशय से ये एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। एंजाइम करते हैं भोजन का पाचन, हार्मोन्स करते हैं पूरे के पूरे बॉडी को बैलेंस या कंट्रोल। अब इनमें से इंसुलिन अगर अनबैलेंस हो जाए, ये सही से अपने आप को मेंटेन ना कर पाए, तो व्यक्ति को होता है मधुमेह यानी डायबिटीज रोग, जिसको अपने आम भाषा में शुगर नामक रोग कहते हैं। इसलिए अग्न्याशय हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है और एकलौती सबसे विशेष मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।